तो देखो बेटा, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। किसके फॉर्मूले हैं? इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला फॉर्मूला हमको मिलता है वो मिलता है चार्ज का। ठीक है, तो चार्ज का जो फॉर्मूला है, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। ठीक है, क्यू की जो एसआई यूनिट होगी वो कूलम होगी, COULOMB कूलम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो N इंटू ई होता है, जहां पे N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। फिर से समझ लो, Q का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया? N इंटू ई हो गया, जहां पर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है करंट। करंट क्या होता है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जिस रेट से चार्ज फ्लो होगा उसको क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से, जैसे चार्ज को रिप्रेजेंट किया था क्यू से, करंट को रिप्रेजेंट करेंगे आई से। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी एम्पियर, AMPERE। बच्चे यहां गलती करते हैं, AMPHERE करते हैं, एम्पियर नहीं होता, दिस इज एम्पियर। ठीक है, एक नाम है। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला इसका क्या होता है? Q अपॉन T होता है, जहां पर Q क्या है? चार्ज है, T क्या है? टाइम है। आपको समझना क्या है इसमें? आपको समझना यह है कि जो कूलम जो यूनिट होगी चार्ज की जो यहां रखी जाएगी वो कूलम होगी, और टाइम किस में रखा जाएगा? सेकेंड में रखा जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका? ये फॉर्मूला हो जाएगा करंट का। तो हमको करंट का फॉर्मूला पता चला, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब समझिए, हमको Q का फॉर्मूला पता है Ne, तो हम लोग यहां पुट कर सकते हैं N इंटू ई अपॉन टी। तो करंट के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, पहला आ गया चार्ज अपॉन टाइम और दूसरा क्या आ गया? Ne अपॉन टाइम, जहां पे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, E क्या था? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन थी। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हुए करंट का और चार्ज का। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम करना पड़ेगा एक चार्ज को एक पॉइंट से मूव कर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। जैसे ये मान लो एक चार्ज है +1 कूलम का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसको ए पॉइंट से मूव कराना था और कहां भेजना था? बी पॉइंट तक भेजना था। तो जितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज पे, उस वर्क को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है V से। ठीक है, कैपिटल V से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट भी क्या होती है? यूनिट होती है इसकी वोल्ट। किसकी यूनिट? पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या हो जाएगी? VOLT, वोल्ट। इसके बाद इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है वर्क डन, जितना काम करना पड़ा, अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट हो गई। अब यूनिट हमको पता चल गया, हमको इसका फॉर्मूला पता चल गया, वर्क अपॉन चार्ज। अब समझिए इस चीज को, वर्क की जो यूनिट होगी वो होगी जूल, JOULE, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम हो जाएगी, COULOMB। ठीक है, तो वर्क की यूनिट की मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट देखिए दो मिल रही है हमको, पहला मिल रहा है वोल्ट, दूसरा मिल रहा है जूल पर कूलम। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 जूल पर कूलम। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट को डिफाइन करने का तरीका यह है कि अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ा, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट is the amount of work done, is the if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another in presence of electric field, then the potential difference is said to be 1 volt। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ किसका? V का। तो V का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है? W/Q। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाता है आपको, क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ जूल पर कूलम किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है? तो जूल पर कूलम किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद अगर आप अगला फॉर्मूला देखेंगे तो वो आएगा रेजिस्टेंस का। किसका फॉर्मूला? रेजिस्टेंस का।
अब रेजिस्टेंस में मेनली आपको दो फॉर्मूले पढ़ने हैं। दो क्या, एक तो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ अलग एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबसे पहले रेजिस्टेंस का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला समझिए क्या है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट अगर बात करी जाए तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ये होती है ओम, OHM, ओम। रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से। रेजिस्टेंस कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। तीसरी चीज डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि मटेरियल कैसा है। ठीक है, प्लास्टिक का बना है, गोल्ड का बना है, आयरन का बना है, किसका बना है। और एक और चीज इस पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला मिलता है हम लोग को इसी से, और क्या फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, जहां पे R क्या है, रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, हम बता रहे हैं। तो पहले समझो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, में रो हो गया रेजिस्टिविटी, L हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। पूछा जाएगा कि बताओ रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी होती है एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर यहां इस फॉर्मूले में देखें, अगर L की वैल्यू हम 1 मीटर रख दें और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर रख दें, इस चीज को समझिए। हमने L की वैल्यू 1 मीटर रख दी, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर रख दिया, तो अगर ये दोनों चीज पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टिविटी। अब समझिए, तो हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टिविटी इज व्हाट, रेजिस्टिविटी इज नन अदर देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। लेकिन कैसा कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ हो 1 मीटर की और क्रॉस सेक्शन एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अच्छा, एक और चीज पूछी आएगी कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, वो भी समझ लीजिए। रेजिस्टिविटी का अगर यहां से हम लोग फॉर्मूला निकालें तो देखिए फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए, तो R इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ये कट गया, आंसर क्या आ गया, ओम डैश मीटर। तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की अगर यूनिट पूछी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। अब देखिए, रेजिस्टेंस चार चीज पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी नीचे के दो टर्म्स पे डिपेंड करती है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। बाकी लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे रेजिस्टिविटी का कोई डिपेंडेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की। अगला जो हमारे पास है वो क्या है, तो वो हमारे पास है पावर। ठीक है, अब पावर के फॉर्मूले देखो बेटा, पावर से पहले एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के पहले फॉर्मूले देखो। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट पास करी गई, इफ अ करंट इज मेड टू पास थ्रू अ कंडक्टर, होगा क्या, होगा ये कि उस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होगा, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, ये एक रेजिस्टर है। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें करंट पास कर दी। जब इसमें करंट पास कर दोगे, इसके पास क्योंकि रेजिस्टेंस होगा तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक चीज और यहां समझो, ये V है, V का मतलब होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है V का मतलब, वोल्ट मीटर। पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मेजर करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर यूज करेंगे। अगर हमको करंट मेजर करना है तो करंट मेजर करने के लिए एम मीटर यूज
करेंगे। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर क्या होता है, एम मीटर क्या होता है, कब कौन सी चीज यूज होती है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की बात हो गई और एम मीटर की बात हो गई। हम आपको बता रहे थे ओम्स लॉ। हमने क्या कहा, हमने कहा अगर इस रेजिस्टर पे एक करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक, तो क्या होगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस, मतलब ये इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिसको कहेंगे वी। आपको समझना यह है कि ओम ने क्या कहा, ओम्स लॉ में ये कहा गया कि जो करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रही थी इस रेजिस्टर के अक्रॉस, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज क्रिएटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक, लेकिन ये किस कंडीशन में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये याद रखिएगा, ओम्स लॉ में ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट दैट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज जनरेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर। क्लियर बात सभी को। ये तो बात हुई हमारे ओम्स लॉ की। अब देखिए यहां से ओम ने एक डेरिवेशन किया, ठीक है, अब सिंपल सी बात करी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया, इक्वल टू लगाया और एक कांस्टेंट लगा दिया जिसको बोला रेजिस्टेंस। तो v का फॉर्मूला क्या बन गया, आर आई या आई आर। तो हम लोग बोल सकते हैं v का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, i इंटू आर। अगर पूछा जाए v इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला कहां से आता है, तो आप कहेंगे कहां से आया, ओम्स लॉ से आया। दिस इज डिराइव फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था। वो कहां से आया था, वो उसकी डेफिनेशन से आया था। v इज इक्वल टू आई आर कहां से आया, तो ये ओम्स लॉ से आया। ठीक है, अब एक और आखिरी चीज बचती है हमारे पास, एक क्या दो चीज बचती हैं, एक है पावर और दूसरा है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो पावर देख लो क्या होता है, पावर सबको पता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हम लोग यहां इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, इज कॉल्ड पावर। यहां पे इलेक्ट्रिक पावर आएगा तो आप लिख देंगे रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, रेट का मतलब जब भी मिले क्या होता है, अपॉन टाइम होता है। याद रखना, रेट का मतलब हमेशा क्या होता है, अपॉन टाइम होता है। किसका रेट है, वर्क का। तो पावर का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला मिल गया। वर्क की यूनिट क्या होती है, ये होती है जूल। क्या होती है, जूल होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो पावर की यूनिट क्या बन गई, जूल पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक, इसी जूल पर सेकेंड को और क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, WATT वॉट। ठीक है, तो याद रखना कि 1 वॉट जो है वो कुछ और नहीं है, वो क्या है, 1 जूल पर सेकेंड है। तो 1 वॉट क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। डेफिनेशन पूछी जाएगी, डिफाइन 1 वॉट, क्या बोलोगे, ये बोलना पड़ेगा अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ा किसी अप्लायंस को कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो उस अप्लायंस का जो पावर है वो कितना है, 1 वॉट। ठीक है, समझो इस चीज को। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय एन अप्लायंस इन 1 सेकंड देन द पावर ऑफ अप्लायंस इज सेड टू बी 1 वॉट। ये हो गई हमारे पास 1 वॉट की डेफिनेशन। लेकिन यहां पे खत्म नहीं हुआ ये, अब समझो, हमको पहला फॉर्मूला मिला पावर का, वर्क अपॉन टाइम। देखो यहां लिख दिया वर्क अपॉन टाइम। हमको पता है, समझ लो बहुत ध्यान से, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, हमको ये फॉर्मूला पता है। हमने क्या किया, q को उधर भेजा तो वर्क का फॉर्मूला मिल गया v इंटू क्यू। यहां पुट कर दो v इंटू क्यू अपॉन टाइम। ये किसका फॉर्मूला आ गया, पावर का फॉर्मूला आ गया। ये जो q बाई टी है, अभी हमने पिछले फॉर्मूले में बताया था q बाई टी बराबर होता है i के, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं i से। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इंटू आई बन गया, पहला फॉर्मूला हो गया पावर का। ठीक, अब देखो हमको v का फॉर्मूला पता है, आई आर होता है, तो यहां पे अगर आई आर पुट कर दें तो पावर का दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा, आई आर इंटू आई। ठीक है, आई आर इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला मिल गया। इसी में जो हम लोग i की वैल्यू, देखिए यहां पे v की वैल्यू पुट करिए आई आर, अगर मान लो v की ना वैल्यू पुट करके i की वैल्यू पुट करते तो i की वैल्यू क्या होती है, v अपॉन आर हो जाती है। इस फॉर्मूले से i की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, v अपॉन आर हो जाएगी। यहां पुट कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा v इंटू
आई की जगह पुट कर दिया v अपॉन आर, v इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया हमारा पावर का तीसरा फॉर्मूला। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम लोग को पावर के याद रखने होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हो गए पावर के? पहला फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन टाइम, दूसरा फॉर्मूला हो गया वोल्टेज इंटू करंट और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, तीसरा फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर और चौथा फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। ये चार फॉर्मूले हैं पावर के जो सबको याद होने चाहिए। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक छोटी सी चीज है, हालांकि उसको यूज नहीं भी करेंगे तो भी काम हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है आई स्क्वायर आर। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है? हमेशा सेम रहती है, ठीक है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पावर का फॉर्मूला लगेगा वो वी स्क्वायर अपॉन आर लगेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है? वी की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक आखिरी चीज आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। समझो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहती है। देखो, जितने पावर के फॉर्मूले हैं, पावर के फॉर्मूले में सिर्फ टाइम से मल्टीप्लीकेशन कर दो। पावर के फॉर्मूले में क्या कर दो? टाइम से मल्टीप्लीकेशन कर दो तो तुम्हारे पास हीट के फॉर्मूले आ जाएंगे। पहला फॉर्मूला जो हमारे पास पावर का था, ठीक है, वो क्या था? वर्क अपॉन टाइम था, ठीक। हमको क्या करना है? हमने तुमसे कहा कि हीट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसके लिए क्या करोगे? पावर इंटू टाइम कर दोगे, मतलब इसको उधर भेज दो। वर्क ही क्या होता है? वर्क होता है हीट के बराबर, ऐसे समझ लो। वर्क और हीट फिलहाल एक ही चीज है। तो हीट का पहला जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला? पावर इंटू टाइम, क्योंकि वर्क क्या था? वर्क वॉज इक्वल टू हीट, तो हीट अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। तो टाइम को ऊपर भेजा तो हीट का फॉर्मूला क्या आ गया? पावर इंटू टाइम आ गया। पावर का दूसरा फॉर्मूला हमने देखा V इंटू आई होता है, ठीक। तो अगर तुम हीट का फॉर्मूला देखोगे, यहां पुट कर दो पावर की जगह वी आई, तो आ जाएगा V इंटू आई इंटू टी। ये फॉर्मूला आ गया दूसरा किसका? हीट का। तीसरा पावर का हमने फॉर्मूला देखा था आई स्क्वायर आर, ठीक। इस आई स्क्वायर आर को यहां पुट कर दो तो हीट का तीसरा फॉर्मूला मिल जाएगा आई स्क्वायर आर टी। और ये वाला जो फॉर्मूला है इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? एक बार समझ लो कि अगर कोई रेजिस्टर है, ठीक है, और इस रेजिस्टर पे हमने करंट पास करी, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, T टाइम के लिए करंट पास करी इस रेजिस्टर पे, तो क्या होगा? इसमें से हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? हीट जनरेट होगी। और ये जो हीट जनरेट हो रही है इस रेजिस्टर से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। टाइम कौन सा है? जितने टाइम के लिए हम हीट को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये हमारे पास हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? हीटिंग इफेक्ट, और वी कैन से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी हीटिंग इफेक्ट पे आपका बल्ब काम करता है, ठीक है, आपका हीटर काम करता है, आपका प्रेस काम करता है। तो आपसे पूछा जाएगा किस प्रिंसिपल पे बल्ब वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे हीटर वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे प्रेस वर्क करता है, ठीक है, आयरन। तो आप कहेंगे इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और वी कैन से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये तो हमारे फॉर्मूले हुए हीट के आई स्क्वायर आर टी, और यही क्या कहलाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाता है। एक और फॉर्मूला बचा हीट का, क्या बचा? H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है? ये होता है पावर। पावर को क्या कर दिया? टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, हीट का फॉर्मूला मिल गया। तो ये हमारे हीट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए और ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। इससे ज्यादा, इससे कम आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है क्लास 10th लेवल